नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। नेपाल हिंसा के बाद अब सत्ता का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर नेपाल में लगातार चर्चा चल रही है। आज जहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर बैठक का दूसरा दिन था, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए फाइनल हो चुका है, क्योंकि इस नाम के समर्थन में जेनजी हैं, जो लगातार उनसे देश का नेतृत्व करने की अपील कर रहे हैं। वो बैठकों में भी हिस्सा ले रही हैं, लेकिन खबर ये है कि इन बैठकों में जो पेच फंस रहा है वो नेपाल की संसद को भंग करने को लेकर है, क्योंकि राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने के लिए तैयार नहीं, जबकि जेनजी भी चाहते हैं कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए और साथ ही नए सिरे से संविधान के मुताबिक शपथ हो। इस बात पर सुशीला कार्की भी जोर दे रही हैं। उन्होंने बैठक में तर्क दिया कि पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। इस टकराव के बीच जहां जेनजी ने सीधी धमकी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी सुशीला कार्की के नाम पर मोहर नहीं लगी, तो फिर हम राष्ट्रपति को सड़क पर घसीटेंगे और नेताओं को मार देंगे। तो क्या आज की शांति नेपाल में नई हिंसा की क्रांति का इशारा है, या फिर सेना, राष्ट्रपति, प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समझौता हो जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स को सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वहाँ आंदोलनकारियों के बीच से जो बातचीत हुई और सेना के साथ बातचीत हुई, उसमें सुशीला कार्की जी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी। अब सुशीला कार्की जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है प्रदर्शनकारियों की मांग को पूरा करना। तो सुशीला कार्की यदि प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदर्शनकारियों की सोच के अनुरूप उतरना। उनकी जो मांग है वो दो बड़ी महत्वपूर्ण मांगे हैं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। उस पर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई की बात लगातार प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती होगी। समय में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला न्यायाधीश रही, प्रधान न्यायाधीश रही सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की प्रमुख बन सकती हैं, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। वो यदि नेपाल के अंतरिम सरकार की मुखिया बनती हैं तो जाहिर है कि उनकी गाइडेंस में, उनकी गार्जियनशिप में नेपाल में लोकतंत्र का जो भविष्य है वो अच्छा बन सकता है। और सुशीला कार्की का नाम यदि फाइनली चुना जाता है तो ये नेपाल के लोकतंत्र के लिए अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आपके सामने वो सवाल जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल ये है कि विद्रोह की आग बुझी तो सियासत सुलगी। पहले हिंसा, आगजनी, लूट, अब आंदोलनकारियों में फूट। नेपाल का सत्ता संग्राम किसके हाथ में निजाम? क्रांति के बाद शांति, जेनजी आंदोलन फटक गया क्या? सुशीला कार्की होंगी चेहरा, वरना गोली वाला फैसला? हमारे साथ दीपक बोहरा पूर्व राजनयिक के तौर पर मौजूद हैं। प्रोफेसर हरीश ठाकुर नेपाल मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही इंजना कार्की है, पत्रकार, नेपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दहाड़ की चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले प्रोफेसर हरीश ठाकुर, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो बात राष्ट्रपति की तरफ से की जा रही है वो संविधान निहित है, यानी कि जब तक अभी की संसद भंग नहीं हो जाती तब तक किसी को इंटरिम प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। जरा कंफर्म करेंगे हरीश ठाकुर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? जी पूर्णिमा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं यही जानना चाहती थी कि जो राष्ट्रपति इस वक्त कर रहे हैं वो तो लोकतांत्रिक मूल्यों की हिचक के साथ बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि लोकतंत्र की उनको रक्षा करनी है, उन्हें संविधान के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर जेनजी, वो आंदोलनकारी जिन्होंने ओली सरकार को उखाड़ फेंका, अगर वो दबाव की राजनीति करेंगे, जो लोकतंत्र बहाली की बात करते हैं, तो ऐसे तो लोकतांत्रिक मॉरल्स का, लोकतांत्रिक वैल्यूज का खंडन सीधे सीधे हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो ये दो चीजें क्यों दिखने लगी हैं सर अभी के हालात में? जी पूर्णिमा जी नमस्कार। मैं नेपाल का जो ये संवैधानिक एक संकट है उसमें बहुत सी चीजें अभी भी अनिश्चितता में हैं। एक तो वहां पे न्यूज भी इस तरह की आई कि प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया था, बाद में शायद कुछ
दबाव के तहत उन्होंने वापस लिया होगा, क्योंकि उनके बगैर तो बात बननी नहीं थी। अब रही बात अंतरिम सरकार की, तो संविधान अंतरिम सरकार के बारे में भी साइलेंट है। देयर इज नो क्लियर प्रोविजन फॉर इंटरिम गवर्नमेंट। अब जो जिस आर्टिकल के सहारे राष्ट्रपति वहां पे अंतरिम सरकार बनाएंगे वो है संविधान का आर्टिकल 61। उस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को ये पावर दी है, और ये प्रेसिडेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो देश के संविधान को लागू भी करे, उसकी सुरक्षा भी करे। और जो आर्टिकल 76 है उसमें प्रावधान है कि आपके जो लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी है उसके बिहाफ से सरकार को जो है लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, और उसमें इंटरिम गवर्नमेंट की संभावना बनती है। अब जो ये करंट सिचुएशन है उसमें जो आपकी जेन जेड आपकी ये प्रोटेस्ट मूवमेंट है उसकी तो लार्जर स्टेक है ही है। उनकी सहमति के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तो ये प्रोटेस्ट और कंटिन्यू करेगा, तो उनको तो लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर उनके कंसेंसस को सर नहीं लेंगे तो वो तो गोली मारने की बात कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है उनको हम घसीट देंगे सड़कों पर, और अगर किसी और को बना दिया तो गोली मार देंगे। तो ये तो अराजकता हो गई ना। ये अराजक क्योंकि वो इस वक्त सक्सेसफुल हैं और रनिंग मोड में हैं, तो उनको तो कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। इस वक्त 3 तरीके से नेपाल में सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है इंटरिम गवर्नमेंट अंडर 76, उसमें भी जेनजेड का अप्रूवल या उनका सहमति लेना अनिवार्य है। दूसरा, पार्लियामेंट का सेशन बुला लीजिए। पार्लियामेंट के सेशन में जो लार्जेस्ट पार्टी है और जो बाकी दूसरी पार्टियां हैं वो मिलके एक कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, और उसमें भी जेनजी का कंसेंसस होना जरूरी है, वरना ये वायलेंस रुकेगी नहीं। उनका जो अप्रूवल है या सहमति है, क्योंकि ये जो सारा अभी रेजिग्नेशन है उसी फोर्स के बिहाफ से हुआ है। तो एक तीसरा और बनता है पॉलिटिकल कंसेंसस के सारी पॉलिटिकल पार्टीज। नेपाल इस वक्त इस क्रिटिकल स्टेज पे है कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो ये तो बहुत इतना लॉस हो गया लाइफ और प्रॉपर्टी का, तो दैट विल बी ह्यूज लॉस फॉर नेपाल। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल बैठ करके एक सोल्यूशन निकालें, तो वो एक संभावना बनती है। और बात पर संशय है सर कि क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई से रह गया है क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ कहने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज अगर कुछ करना चाहती हैं तो क्या बिना दबाव के कर पाएंगी क्या? दीपक बोहरा साहब, अभी खबर आ रही है कि नेपाल में राष्ट्रपति भवन के बाहर हंगामा हो रहा है। खबर ये आ रही है कि वहां पर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। यही जेनजी ये धमकी देते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो गोली मार देंगे, राष्ट्रपति को सड़क पर घसीट कर ले आएंगे। ये सब कुछ पूरे के पूरी सिचुएशन नेपाल में जो डेवलप हो रही है सर, ये एक क्या आप थ्रेट की तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका कोई समाधान फिलहाल फौरी तौर पर संभव नजर आता है? दूसरा सर, भारत की भूमिका देखिए तटस्थ रही है, ये भारत की पॉलिसी है, लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते क्या हमें अपने जहन में रखना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए पड़ोस में होती इस पूरी सिचुएशन के बीच में? आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर, आ रही है दीपक सर। कैन यू, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राइट सर, आ रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज तो इतने सारे विशेषज्ञ, मैं अकेला डिप्लोमेट यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना जरूरी है। कई बार मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ रहा हूँ, उस देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ, ये जो इस समय जन आंदोलन चल रहा है ये 3.0 है। पहला मैंने देखा है 1989-90 में, जब शहनशाह ने पूरी पावर अपने आप देने की कोशिश की थी। यही बच्चे, इनके पेरेंट्स सड़कों पे उतर आए थे, 300 से ज्यादा मार दिए गए। वो था जन आंदोलन, उसको नाम दिया था जन आंदोलन 1.0। फिर 2005 के आसपास जब माओइस्ट उग्रवादी जो मूवमेंट थी वो समाप्त हुई, बच्चे किंग ने फिर से पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, सारी पावर लेने की कोशिश की, और वो जो बच्चे 1990 वाले थे उनके बच्चे सड़कों पे उतर आए और कई 100 लोग मारे गए थे। वो था जन आंदोलन 2.0। ये है जन आंदोलन 3.0। मैंट्री बार के बच्चों का भविष्य
3000 इन्होंने सक्सेसफुल किया है। दीपक वोरा साहब, I don't कोई want भी to- I don't- कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट दुनिया के सबसे बड़े वकील ले आइए, वो नहीं सुनेंगे। ठीक है दीपक साहब, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आपका, क्योंकि नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है। आई डोंट वांट टू मिस योर एक्सपर्ट कमेंट। आई विल कम बैक टू यू सर विद द सेम क्वेश्चन। लेकिन इसी बीच में ज़रा मैं अंजना कार्की जी आपके पास आना चाहती हूँ। मैं ज़रा ग्राउंड की स्थिति, यहाँ पर पत्रकारों की रिपोर्टिंग, उसका एनालिसिस किस तरीके का है, जो हालात हैं उसमें क्या समाधान नज़र आता है, क्या तस्वीर नेपाल की फ़िलहाल आप देख रही हैं, और बहुत कई सिचुएशंस ऐसी हैं जो वरीसम हैं। अगर वहाँ पर किसी देश के पत्रकार आकर रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको धमकाया जाता है, अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही है तो आंदोलनकारी मार देने की बात करते हैं, गोली चलाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं एक सही थॉट के साथ शुरू हुआ आंदोलन अराजक तत्वों के बीच में मौजूद रहते हुए भीड़तंत्र में तो तब्दील नहीं हो गया है। पूरी सैनिटी शायद आंदोलन की क्या खराब नहीं कर दी गई है? जी, क्या है कि नेपाल में थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कि नेपाल में जब शाही शासन था, जब राजा का शासन था, उसी टाइम में ऐसा वाला जो पड़ोसी देश और हमारे बीच में ऐसा वाला संबंध नहीं था, पत्रकार को ऐसा वाला दमन नहीं था। अभी सुशीला कार्की का नाम आया, जो चीज तो हुआ नेपाल में, अभी भी आंदोलन तो थोड़ा वो उस लाइन में आया, सिक्योरिटी ने हाथ में लिया, आर्मी ने शासन किया, तो थोड़ा उसमें डर है, जनजी इतना नहीं है। लेकिन अभी वो बात से भी धमका रहा है, बात से भी ये कर रहा है कि घिसाटे के राष्ट्रपति को नहीं मानेगा। तो ये सही बात है, क्योंकि नेपाल के संविधान, जो अभी का संविधान वाला है, जो डेड नहीं है, वो संविधान में क्या लिखा है कि बाहर के आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। यदि संविधान खत्म नहीं हो तो बाहर के आदमी नहीं बन सकते। यदि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको फिर ये जो दल है अभी का कांग्रेस एमएलए माओवादी, जो अभी का पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी वाला दल है, जो आदमी ने भी जो एमपी भी उसको सुशीला कार्की को बदर करने के लिए, प्रधानमंत्री पद को बर्खास्त करने के लिए अदालत को सहायता ले सकती है। सर्वोच्च अदालत को सहायता लेने के बाद में उसके पद 2 दिन में खत्म हो सकता है, 2 घंटे में खत्म हो सकता है। यदि ये संविधान के मर्म में जाकर, यदि ये संविधान के उसमें जाकर उसको प्रधानमंत्री बनाएगा तो ये भी कानून है, ये भी अड़चन है इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आज भी उसने भी सुशीला कार्की ने भी राष्ट्रपति के सामने ये सीधे बात कर दिया, प्रधान सेनापति को सीधा बता दिया, क्योंकि उसका क्या है, एक्सपीरियंस भी है, वो चीफ जस्टिस भी था। तो ये संविधान खत्म करने के बाद, संसद बर्खास्त करने के बाद वो नागरिक सरकार की प्रधानमंत्री बन सकती है, चुनाव की प्रधानमंत्री बन सकती है। तो यदि ये नहीं करेगा राष्ट्रपति तो वो नहीं बन सकती है, सिर्फ बनेगा तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए। ये है मेन कानूनी अड़चन नेपाल के लिए। दूसरा चीज क्या है, अभी बहुत अराजक स्थिति है, क्योंकि वो राष्ट्रपति और दल विभिन्न तरीका से, विभिन्न माध्यम से खेल रहे हैं, विभिन्न तरीका से जुड़ रहे हैं, विभिन्न इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो दल फिर ये अभी का जो हालत है नेपाल का, फिर ये अशांति करने के लिए आज भी दल का, नेपाली कांग्रेस एमाले का आज भी आंदोलन था, ये संविधान जगाने के लिए, व्यवस्था जगाने के लिए, ये सुशीला कार्की को वहां से प्रधानमंत्री नहीं बनाने के लिए। पत्रकार लोग को भी रिपोर्टिंग करने के लिए मुश्किल है, कब जान जाते हैं वो नहीं है इसमें, ना पुलिस है ना सेना अच्छा से काम कर रहे हैं पत्रकार के लिए। तो ये सारे चीज है। इसी बीच में हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए कानूनी अड़चन सबसे ज्यादा है, जो इसको समझाना चाहिए, जो इसको भारत पड़ोसी देश के नाते से इसको पहल करना चाहिए। यदि भारत अच्छा से पहल नहीं करेगा, ये संविधान में जाकर उसको प्रधानमंत्री बनाएगा, नजरअंदाज नहीं रखेगा, सिर्फ वो भारत सिर्फ वो पड़ोसी देश नहीं ना, अभी तो बड़े छोटे भाई का भी संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, सहयोग के संबंध है, पड़ोसी अच्छा पड़ोसी है, नजदीक के संबंध है, नजदीक के पड़ोसी। इसका नाता से भी भारत अच्छा से यहाँ आकर इंटरफेरेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पड़ोसी में कुछ होगा तो आपका भी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारे चीज देखना पड़ेगा।
ठीक है। देवनाथ सर, अब जैसे ही बोरा साहब कनेक्ट होंगे मुझे प्लीज बताइएगा। देवनाथ सर, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के बीच और सुरक्षा के बीच जैसे हालात अभी सड़कों पर बने हुए हैं, उसमें वहां की सेना का रोल आप कैसे देखते हैं? राष्ट्रपति भवन के बाहर अभी सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। सेना भी लगातार सारे जितनी बातचीत हो रही है उन सब टॉक्स में वो इन्वॉल्व है ताकि लोकतंत्र की वापसी हो सके, नेपाल में हालात सुधर सकें। कैसे आप सेना के रोल को देख रहे हैं? कैसे पॉजिटिविटी की तरफ या बेहतर नेपाल की स्थिति की तरफ ले जाने में उनका योगदान संभव हो सकता है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दाद देता हूं कि इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने आर्मी की मदद से कुछ हद तक वहां पर सैनिटी बनाई हुई है, कुछ हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कई देशों में ऐसे मौके पर क्या आर्मी चीफ के पास पावर होती है कि मार्शल लॉ लगा दे, आर्मी का रूल लगा दे? वह उतना एक्सट्रीम कदम तक नहीं जा रहे हैं। वह सत्ता अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वहां पर आ जाए। लेकिन अभी जो हालत है सड़कों पर वो कंट्रोल में है, लेकिन बहुत ही सीरियस है। ऐसी हालत में कभी भी जेंजी जो हैं, चाहे अलग अलग उसके गुट हों, कभी भी फिर से आगजनी पर वापस लौट सकते हैं। इसीलिए सेना के जो बड़े अफसरान हैं उनको मालूम है कि फिलहाल कुछ समय के लिए 3, 4, 5, 6 दिनों तक वहां पर संविधान की बात करना शायद सही तरीका नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ये होगी कि सेना अपने को एज चीफ आर्बिट्रेटर रखे, एज सेना जो है वो आर्बिट्रेशन करे, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी व्यक्ति जनता को पसंद हो, यानी जेनजी को पसंद हो, उसको इस वक्त वहां का नंबर 1 पोजीशन में डाल दे। प्रधानमंत्री तो हम शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हां, कुछ कच्ची अंतरिम सरकार बनेगी और एक व्यक्ति को नंबर 1 पोजीशन में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सिचुएशन बांग्लादेश जैसा चला जाए, जहां हम संविधान की बात करते रहें। और बांग्लादेश में हमें याद रखना चाहिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने संविधान का नाम लिया तो सबसे पहले उपद्रवियों ने जाके सारे कोर्ट्स में आग लगा दी, सारे जजों को बाध्य किया ढाका में कि वो रिजाइन कर दें। तो संविधान अभी कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। पर इसी संविधान की तो लड़ाई है, लोकतंत्र की तो लड़ाई है। यही तो मिसिंग था, इसीलिए तो ये जेनजी सड़कों पर आए सर। अब उसी संविधान के तहत काम नहीं करना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं, मैं मानती हूं, लेकिन उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर वो संविधान निहित बात कर रहे हैं तो जेनजी का उनको धमकी देना सही कैसे हो सकता है? पूर्णिमा, ये देखिए, जो जमीन पर अभी हालात हैं उसमें अगर हम संविधान की बात करें तो ये तो फिर ढाक के 3 पाल हो जाएगा, क्योंकि जेनजी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर संविधान से वहां काम होगा तो आज से 3 दिन बाद आप फिर से देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उसके मंत्री आके सब वहां बैठ गए। आज से 3 दिन के बाद आप देखेंगे अगर संविधान का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, नेपाली कांग्रेस के एमपी वहां आके बैठेंगे। भले ही इनको मारा गया हो, जलाया गया हो, पीटा गया हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनकी पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीनी स्तर पर कायम है। उनके कार्यकर्ता अभी भी दूर दराज के गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में इफेक्टिव हैं। तो संविधान की अगर बात करते हैं तो परसों तक ही जेनजी फिर आउट चली जाएगी। वो ये नहीं होने देंगे। जेनजी को मालूम है कि संविधान की बात की तो उसका एक ही मतलब है, सत्ता वापस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को दे दिया जाए, सत्ता वापस नेपाली कांग्रेस को दे दिया जाए। जेनजी इसको नहीं चाहेगी, वो आग लगा देंगे। हम बांग्लादेश में देख चुके हैं, हम श्रीलंका में देख चुके हैं कि भीड़ को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट को कैसे बाहर रखना है। भीड़ को पता है कि एग्जैक्टली कब बसों में आग लगानी है। भीड़ को पता है कि कब पुराने रूढ़िवादी पॉलिटिशियंस को दौड़ा दौड़ा कर दौड़ाना है। जी, यानी कि जो स्वार्थ के लिए या सत्ता के लिए या कुर्सी के लिए जो देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उनको वो नहीं चाहते हैं। जेनजी वो चाहते हैं उनकी पसंद का कोई आए जो आंदोलन का आधार है, उसके हिसाब से सत्ता संभाले और देश में बदलाव लेकर आए। ठीक है, सर्वेश पाठक सर, क्या आपको लगता है कि ये समझौता अगर नहीं हुआ तो गृह युद्ध जैसे हालात और ज्यादा बनेंगे? अभी तो जो दिख रहे हैं हालात उसके बाद और ज्यादा भयावह होंगे। और नेपाल में क्या आपको लगता है कि एक नया राजनीतिक प्रयोग यानी यूथ लेड ट्रांजिशन जैसी स्थिति इस वक्त दिख रही है और ये बदलाव के लिए जरूरी है, ऐसा भी आप मानते हैं?
पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, नेपाल में जो भी हो रहा है, ठीक है, जनजी ने ये किया है, वो कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार के लिए किया, लेकिन मुझे ये कहीं से भी नहीं लगता ये डीप स्टेट अमेरिका का ही हाथ है। नहीं तो कौन सा युवा अपने देश के पार्लियामेंट को जला देगा? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करोगे, आप पार्लियामेंट को आप मंदिर मानते हो, लोकतंत्र का ये मानते हो, उसमें आग लगा दोगे? आपका आंदोलन होना चाहिए, जो एस्टैब्लिशमेंट है अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उस सत्ता को आपको उखाड़ फेंकने का पूरा हक है, लेकिन देश के कानून व्यवस्था को लेके आप हाथ में लेके ये काम नहीं कर सकते। इसमें वहां पे जरूर बाहरी विदेशी ताकतों का हाथ है, अराजक तत्वों का हाथ है। नहीं तो आपने अभी खुद ही बोला है कि वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को घर से खींच के निकाल के रोड पे लेके आएंगे और गोली मार देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये जनजी फिर दूसरी बार अगर कोई आ जाए और अगर वो इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो फिर वही अराजक तत्व वाली काम करेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नेपाल की, मैं मानता हूं, मेरा ये अपना है कि नेपाल का जो आर्मी है उनको एक लीडरशिप रोल में आना पड़ेगा, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर कांग्रेस है, उनको वहां की जनता ने देख लिया कि वो भ्रष्टाचार में या अपना पैसा बनाने के लिए ही नेपाल पे शासन किया है। जनजी की मांग है कि देश में सरकार ऐसा बने कि वो ये भ्रष्टाचारी जितने भी है उनको सजा दे। तो वहां पे अभी सबसे जो अथॉरिटी पावर में कौन होगा? वहां की सेना प्रमुख ही है। तो उसको एक लीडरशिप रोल में वहां पे आना पड़ेगा, और साथ ही साथ इन जनजी को भी समझना पड़ेगा कि आप अपने देश की संपत्ति को ही बर्बाद कर रहे हो। आप श्रीलंका का उदाहरण देख लो, चाहे बांग्लादेश का, जिस तरीके से ये देश को बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो डीप स्टेट का हो या चाइना का हो। अभी हमने एससीओ में देखा कि जिस तरीके से ओपी मिले थे। चाइना का सर क्यों? आप नहीं, चाइना का शर्मा ओली चाइना को लेकर उन दोनों के संबंध कैसे, ये बताने की जरूरत नहीं, चाइना का प्रभाव नेपाल में बहुत है। हमें इंडिया को खत्म करने के उद्देश्य से बने रहना ज्यादा बेहतर था ना सर। अब तो ओली है ही नहीं ना, नहीं है तो वो प्रभाव इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता ना। जैसा कि अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि उनके नेता अभी भी हैं। कहें कि मोइजू के वाया नहीं है फिर गलत होगा। आप बांग्लादेश में कह ले कि मोहम्मद यूनुस के वाया नहीं है तो फिर वो गलत होगा। नहीं, देखिए, मोहम्मद यूनुस तो पूरा है कि अमेरिकन डीप स्टेट का एजेंट है। उसी तरह, क्योंकि देखिए नेपाल की बात अलग है, 5 राज्यों की सीमा नेपाल से मिलती है, हमारा बेटी रोटी का संबंध है। उसके बाद हम 22 ऐसे लोकेशन है जहां से हमारा ट्रेड होता है, बैरियर नहीं है कोई। तो यहाँ पे भारत सरकार को तटस्थ तो है, लेकिन यहाँ पे उनको, जैसा कि वहां के पत्रकार ने कहा, और ये मेरा अपना मानना है कि सरकार को आगे आके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट ओनली फास्ट सर, मुझे क्यों वोरा साहब आप अग्री करेंगे? ओनली व्हेन आस्क्ड, मतलब जब हम कहते हैं कि हमारे मामलों में, हमारे आंतरिक मामलों में हमें किसी की दखल अंदाजी मंजूर नहीं है, तो ये फिर मुझे लगता है कि हम बाकी देशों के साथ भी उसी नीति के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू। अभी तक तो मैं लाउंज में बैठा हूँ। बहुत एयरपोर्ट पे उतर के मैं जनता साइड पे आ गया हूँ। तो मेरी आवाज, मैम मैं ये बातें सुन रहा हूँ, मैंने अपने करियर 52 साल कूटनीति हुए हैं, मैंने यंग पीपल का आंदोलन मैंने ये सूडान में, बुर्किना में देखा, जहां जहां सब किया। ये जो हम बैठ के बातें कर रहे हैं, दिस हैज नो मीनिंग ऑन द ग्राउंड। उनको आग, इनको कोई रोक नहीं सकता। एक मैडम कह रही थी भारत के ऊपर बुरा असर, क्या बुरा असर पड़ेगा? आप फौज भेजोगे मेरे ऊपर हमला करने के लिए? कम ऑन, लेट्स गेट रियल। बैठ के यहाँ राय देना बड़ा आसान है। अब मैं बताता हूँ मैम, मैं तो कई बार वहां गया हूँ, आई हैव लिव्ड देयर। मैं उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं। ये जो जन आंदोलन 3.0 है, ये लोग नाराज क्यों हैं? बेरोजगारी, सरकार झूठ बोलती है 19%, इट्स 60%, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार, ये नेपोटिस्ट किड्स जो आपने फोटो में दिखाई थी कि वो नेपो किड्स जो है बच्चे उनके, ये ओली फोली मोली का अपनी बेटी कहीं अमेरिका में जाके रहती है, ऐशो आराम करती है। ये बच्चे नेपाल के, महंगाई उनको खा रही है, उनके मदर फादर के पास नौकरियां नहीं है, हजारों की तादाद में ये छोड़ के निकल रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है जो मैंने देखा है मैम,
आग लगेगी, आग बढ़ेगी, उसके बाद ये लोग शांत हो गए जब ये देखेंगे कि इनकी मांगे पूरी हो रही है। इस व्यक्ति को लाओ, उस व्यक्ति को लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम। आपको चाहिए एक व्यक्ति जो यंग हो, जो समझ सके। अंत में इतना कहूंगा कि एक कहावत है कि जिस मानसिकता से एक समस्या बनती है, उसी मानसिकता से आप उसका समाधान नहीं कर सकते। दीज आर आवर चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। आप जितनी मर्जी बैठ के यहाँ पर इनको राय दीजिए। 1-2 महीने तक और हिंसा भड़केगी, उसके बाद ये लोग कहेंगे ऑलराइट, हमने अपना पॉइंट कर दिया, जितने थके हुए पॉलिटिशियन से सबको ठोक पीट के निकाल दिया, अब देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं नहीं जानता मैम, ना मेरा मानना है, कोई भी जानता है। ये रेवोल्यूशन जब आती है, सुनामी, ये अपना मार्ग खुद तय कर। और वैसे भी सर ये कहावत है, और खासतौर से जब लोकतंत्र की बात होती है तो ये कहा भी जाता रहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर आप जनता के साथ संवाद नहीं करेंगे, अगर आप लोगों के साथ उनकी समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे, अगर आप उनके ऊपर एक डिक्टेटरशिप या मोनार्की जैसा व्यवहार रखेंगे, तो जनता कभी ना कभी तो त्रस्त होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट सर, क्या आपको लगता है कि इसका क्षेत्रीय राजनीति में इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा वोरा साहब? दूसरा, मैं फिर भारत के पर्सपेक्टिव से कहती हूँ, क्या आपको लगता है कि जो देश हैं, जैसे कि आपके पश्चिमी देश हैं, या मान लीजिए आपका चीन है, और फिर इधर भारत भी है, ऐसी स्थिति आ सकती है कि शायद इस मामले को सुलझाने के लिए राय आए और राय आनी चाहिए? मैं आपको इतना बता देता हूँ, नेपाल में जितने मेरे मित्र हैं, बहुत लोगों से बात करता हूँ, और मैं उस राजदूत का जिक्र नहीं करूंगा नेपाल के जो विदेश में, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे कहा था मैम कि एम्बेसडर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके भतीजे को गोली मार दी, हिज ओन चाइल्ड। मुझे बहुत बुरा लगा था। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ मैम, जो आप कह रही हैं एक विदेशी बाहर के लोग उसमें हस्तक्षेप करेंगे, नहीं मैम, जिसने किया वो जल जाएगा मैम। ये आग सुलग रही है। चीन तो चुपचाप बैठा हुआ है, हमें भी पीछे हट के देखना पड़ेगा विच वे इट गोज। मेरा मानना है मैम कि भारत के साथ संबंध इतने गहरे हैं, किसी से हमको धमकी देना, अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वी आर नॉट स्कैर्ड ऑफ दिस मैम। भारत पे असर नहीं पड़ेगा।